आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग पेरेंटिंग टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। आमतौर पे हम पेरेंट्स को ये बता रहे होते हैं कि अपने बच्चों के साथ दोस्ती करें, उनको समझने की कोशिश करें, लेकिन एक जुमला हर पेरेंट के लिए बड़ा तकलीफ़देह होता है कि मम्मा आपको नहीं पता, मुझे पता है। तो ये जब बच्चे की स्टेज आती है, दे आर सपोज टू बी दिस वे। और ये बड़ा एक कल मैं इस पे 2-3 रील्स देख रही थी, कुछ पेरेंटिंग गुरुज़ की बात सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि अगर आप इसकी डेप्थ में जाएं, इसको देखें कि हिस्टोरिकली इसकी वजह क्या है, तो आपको समझ आएगा कि दिस वाज पार्ट ऑफ आवर सर्वाइवल मैकेनिज़्म कि अगर एक ही ट्राइब एक ही साथ रहता तो वहीं पे लोग एक दूसरे के साथ शादियाँ होती हैं, बट इन ब्रीडिंग की वजह से आपके मसाइल बढ़ जाते हैं। सो द होल आइडिया कि ये जो हम कहते हैं ना कि रिबेलियसनेस आती है, जैसे 13-14 साल का बच्चा होता है, उसको आपकी हर चीज़ गलत लगने लगती है, दे वांट टू मेक देयर ओन मिस्टेक्स, दे वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड देयर ओन वे। लेकिन फिर पेरेंट्स का जो एक प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट है और बच्चों की ये जो ख्वाहिश है आज़ादी की, ये आपस में टकराए तो क्या करना चाहिए। आज हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसमें पेरेंट्स भी शामिल हैं, तो दे हैव बिन थ्रू दिस लाइफ स्टेज एंड दे कैन परहैप्स गाइड अस फ्रॉम देयर पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल, कि जब उन्होंने ये फेस किया तो उन्होंने किस तरह इसको इसको रिजॉल्व किया। एंड एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव एक माहिर नफ्सियात भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। तो बच्चों की साइकी और पेरेंट्स की साइकी, यानी एक एडल्ट की और एक बच्चे की साइकी में जो टकराव है उस वक्त, वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में जो टकराव है, उसको भी समझेंगे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट्स वेलकम टू आवर पैनल ज़ुबिया मोतीवाला and Safina Danishulahi, both are very dear friends of mine and here representing the parents of the world कि बच्चे जब टीनेजर हो जाएं और कहें अब मम्मा आपको नहीं पता, हमें सब पता है, तो करना क्या चाहिए। And last but definitely not the least we have Wajiha Zafar who's a consultant clinical psychologist। बहुत शुक्रिया आप लोगों की मौजूदगी का। सबसे पहले अगर ज़ुबिया मैं आपसे ये सवाल करूँ कि ये जुमला जब पहली दफ़ा सुना मम्मा आपको नहीं पता, तो how did it make you feel? नहीं, एक्चुअली बच्चों को एक्सप्लोर करने देना भी चाहिए। इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग और हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग जिसको मैं कहती हूँ, दैट्स एक्चुअली नेगेटिवली इम्पैक्ट्स बच्चों को। आई मीन ये नहीं हो सकता कि पुरानी जनरेशन को सब पता है और नई जनरेशन को कुछ नहीं पता। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नई जनरेशन को ज़्यादा पता होती है। मुझे लगता है जब ये जुमला सुनते हैं ना तो ईगो पे ब्लू होती है। वो तो होता है भाई तुम्हें इतने से थे, तुम उस दिन से डे वन ऑफ योर लाइफ आई नो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, आई हैव केप्ट यू अलाइव, आई हैव केप्ट यू प्रोटेक्टेड, और आज तो मुझे ये कह रहे हो। बट इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आई थिंक इसको इस पे हंसना चाहिए पहली बात तो। हाँ। क्योंकि हर एक के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं और आपका बच्चा भी एक इंडिविजुअल है, उसके भी एक्सपीरियंसेस अलग हैं, और हंस के और उसके बाद उस चीज़ को कम्युनिकेशन बच्चों के बीच में और पेरेंट्स के बीच में बहुत ज़रूरी है। उसको नेगेटिवली लेके उनसे ये नहीं करना चाहिए कि ओ हमें ज़्यादा पता है, हम इतने साल के हैं और हमें इतने एक्सपीरियंस हैं और ये सारा कुछ। लेकिन ये कि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी नाउअडेज़ इट इज़ लाइक दैट कि इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है आउट देयर कि हम भी पिछले 9-10 सालों में हमने भी इतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है एक्स्ट्रा जो हमें नहीं पता थी। आई मीन 10 years ago। अच्छा, मुझे ये भी लगता है कि जाने अनजाने सफ़ीना हम आहिस्ता आहिस्ता as we become more used to of the adult life and responsibility, हमारा ग्रोथ माइंडसेट भी ख़त्म हो जाता है। तो बच्चा जब आपसे ये कहता है ना, या एक टीनेजर कहता है कि आपको नहीं पता, ही इज़ बेसिकली ऑल्सो टेलिंग यू दैट यू आर लूजिंग योर स्पार्क टू ट्राई लर्निंग न्यू थिंग्स, या वो जो आपकी क्यूरोसिटी थी। अब आप एक ही तरह से खाना बनाते, एक ही तरह से अपना दिन गुजारते हैं, तो उसको लगता है कि आप में वो गुंजाइश नहीं रह गई है। डू यू बिलीव दैट्स ऑल्सो द केस? एक तो जस्ट रेफरिंग टू व्हाट ज़ुबिया सेड, मैंने तो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग पे पूरी किताब लिख दी है, जो आई ऑन द प्राइज़ थी वो इसी बात पे थी। नहीं, वेरी ट्रू। आई थिंक जैसे जब कभी अगर मेरा बेटा हुज़ 11 जब मुझे वो कहता है कोई नई गेम सीखें, जैसे बोर्ड गेम्स होती है ना, तो आई फील लाइक देयर इज़ अ मेंटल ब्लॉक। जो सीखी हुई होंगी वो खेलना मुझे ज़्यादा आसान लगती है, तो मैं ये कहती हूँ अच्छा चलें मोनोपोली खेलते हैं, अच्छा नहीं क्लूडो खेलते हैं। अगर वो कोई नई गेम लेके आता है तो मुझे होता है अच्छा आई हैव टू लाइक रियली इन्वेस्ट माई सेल्फ और सीखूँ पहले मैं रूल्स, और फिर उसके बाद उसके साथ कोई गेम खेल सकूँ। बट कमिंग टू द फैक्ट कि बच्चों को आजकल सही में काफ़ी कुछ ज़्यादा हमसे पता भी है, बट मैंने उनके साथ एक रूल रखा हुआ है। मैंने उनको बोला हुआ है कि आई एम अ येस मॉम, मैं आपको हर चीज़ पे येस बोलूँगी, बट देयर गोइंग टू बी वेरी फ्यू स्पेसेस जहाँ पे मैं आपको बोलूँ नो, और उस पर आप मुझे ज़रूर पूछें कि वाई एम आई सेइंग नो, मगर उसकी कोई एक वजह होगी एंड आई एम ओके टू एक्सप्लेन दैट टू यू। वो सब कुछ फिर एक्सपीरियंस से आता है, चाहे वो बोले मम्मा आपको नहीं पता,
मगर एक्चुअली मुझे पता है क्योंकि कोई वजह है कि हाउ टेकिंग द लीड फ्रॉम व्हाट यू जस्ट सेड सफीना, मुझे बताओ हाउ कंफर्टेबल इज इट each time for you to explain to your child कि आप क्यों मना कर रहे हो। मुझे सर ऐसा भी लगता है क्योंकि हमने वो पेरेंटिंग का स्टाइल देखा ना, हमारे पेरेंट्स अक्सर कहते थे बस मैंने कह दिया नहीं तो नहीं, हमें कोई जवाब नहीं देता था। तो कहीं ना कहीं उसका रेजिड्यू अभी भी बाकी है। हम कुछ चीज़ों में तो वी कैन बी वेरी फॉरवर्ड कमिंग और हम बच्चे को एक्सप्लेन करना चाहेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों में हमारी बस हो जाती है। हम कहते हैं अभी कुछ नहीं पूछना, बस कह दिया सो कह दिया। आपके साथ होता है? भी होती है कि जैसे जब वो बोले ना आपको नहीं पता, तो एक फौरन आपका फर्स्ट इम्पल्स होता है कि पता है मुझे, बट यू नो अथॉरिटी चैलेंज हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि मतलब आई एम योर मॉम, यू नो, एक फौरन से दिमाग में ये बात आ रही होती है जहन में। मगर आई थिंक आई हैव एज अ पेरेंट लर्न टू काउंटर दैट ऑल्सो। अपने आप को भी समझाना पड़ता है कि नहीं, उसके लेवल पे आके उसको समझाएं कि किस वजह से हम मना कर रहे हैं। और हो सकता है मतलब ऐसा भी हुआ है कि आई हैव बीन कन्विंस्ड। अच्छा, एक चीज़ में मैं आपको बताऊं, हम कन्फेशन भी करना चाहिए एज अडल्ट्स। हम अपना दौर भूल चुके हैं, यानी हम में से हर एक ने भी ऑल पुश द लिटिल बाउंड्री, हमने भी अपने पेरेंट्स को यही कहा था लेकिन हम भी भूल चुके हैं। हमें लगता है नहीं हम तो बड़े अच्छे फरमाबरदार औलाद थी और जिस तरह तुम लोग करते हो ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकते थे ऐसे बात करना। और ये बात मैं वजिया के पास लेके जाना चाहूँगी। वजिया, अक्सर यंगस्टर्स और ख़ास तौर पे टीनेजर्स कंप्लेन करते हैं कि आप ना अपना इमेज होलियर देन दाओ बनाते हैं हमारे सामने, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कभी शरारत ना की हो, आपने कभी बदतमीज़ी ना की हो, आपने अपने पेरेंट्स को चैलेंज ना किया हो। तो तब में और अब में क्या फ़र्क है? आपने बहुत वो प्यारी बात से इसको कंटिन्यू किया मेरे साथ, बिकॉज देखिए हम भी रिबेलियस, मैं चीज़ हमेशा कहूँगी कि इजी चाइल्ड जो है ना वो कभी इंटेलिजेंट चाइल्ड नहीं होता। हमेशा इंटेलिजेंट बच्चा वो होता है जो क्वेश्चन करता है, जो रिबेलियस होता है, बस उसको डायरेक्शन चाहिए होती है। लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, हम पेरेंट्स रिएक्शन बहुत देते हैं, हम बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं। ट्रिगर बेस्ड जो पेरेंटिंग होती है या रिएक्शन बेस्ड जो पेरेंटिंग होती है, उसमें होता क्या कि रिजल्ट नहीं निकलता, उल्टा क्लैश बढ़ जाता है पेरेंट्स में और बच्चों के बीच में। तो कोई भी इस तरह के ट्रिगरिंग वर्ड, बच्चे ट्रिगरिंग वर्ड बोलते हैं जैसे जैसे वो प्यूबर्टी की एज में स्पेशली जाते हैं। अब तो खैर बहुत कम एज में ही 5-6 साल के बच्चे ही पर ट्रिगरिंग वर्ड्स बोलने लग गए। व्हाई? बिकॉज दैट्स ट्रू कि अब की जनरेशन में बहुत डिफरेंस है हमारे टाइम की अगर हम कंपैरिजन करें। वो इसलिए कि ये अब जो स्क्रीन का दौर है, डिजिटल दौर है, बच्चों के पास नो डाउट इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है बट नॉलेज कम है। वो इसलिए कि नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ आता है, टाइम के साथ आता है। बट डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग में एक चीज़ हमेशा ऐड करूँगी, वो पेरेंट्स जो कम एज से बच्चों को डिसीजन मेकिंग में स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो बच्चे रिबेलियस कम होते हैं इन अ सेंस के डिस्ट्रक्टिव वे में। उनको एक डायरेक्शन मिल जाती है, उनको एक ट्रस्ट मिल जाता है, फिर वो डिस्कशन करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। कम एज में भी उनको ट्रस्ट होता है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं हम डिस्कस करेंगे तो हम पे ट्रस्ट करेंगे और हमें अच्छा आइडिया देंगे। जो पेरेंट्स रिएक्टिव हो जाते हैं, बच्चे उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं कि पेरेंट्स हमारी बात पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। और ये मैं एक और चीज़ ऐड करूँ कि बच्चे पे छुप के बहुत सारी चीज़ें करने लगते हैं। तो जितने भी केसेस क्लिनिक में रिपोर्ट हो रहे हैं, बच्चे छुप के बहुत चीज़ें कर रहे हैं और वो ये चीज़ें हमसे भी एज अ थेरेपिस्ट हमसे डिस्कस करते हैं कि हम पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहते हैं बट हमें सेफ एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा। अच्छा, तो वजिया इफ आई में इंटरजेक्ट, क्योंकि आपने बहुत सारी बड़ी ज़बरदस्त बातें की, इसमें से 2 चीज़ें मैं पिक करना चाहूँगी। सबसे पहले आपने कहा कि बच्चे छुप के जो चीज़ें करते हैं उस पर तो हो सकता है, जैसे आपने कहा, सेफ स्पेस नहीं है, उसके ऊपर पेरेंट्स का एक बड़ा बाइनरी विजन है, या तो वो आपको अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और क्योंकि वो आप पे सख्ती कर रहे हैं या आपको लगता है वो आपको इस बात की इजाज़त नहीं देंगे और आपका बड़ा दिल चाह रहा है वो चीज़ करने के लिए, तो आप उनसे छुप कर वो काम कर रहे हो। दूसरा, अगर मैं पेरेंट्स से ही रिलेट करके बात करूं, उन बेचारों का भी मसला ये है कि उनसे अक्सर ऐसे इश्यूज़ के ऊपर राय ली जा रही होती है या उनसे इनपुट लिया जा रहा होता है फॉर डिसीजन मेकिंग कि वो उसको अंडरस्टैंड ही नहीं करते। अब मैं इसकी मिसाल दूं आपको कि आज कोई बच्चा आके आपसे ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूछे, आपको शायद नहीं पता होगा। किसी नए ऐप के बारे में आपसे पूछे कि अम्मी मैं उस पर अकाउंट बना लूँ, तो आपको फुली आप अवेयर नहीं है कि आपको करना, यानी दिस ऑल्सो रिक्वायर्स द पेरेंट टू बिकम एजुकेटेड। उसको भी नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। बट लेट मी फर्स्ट अगेन आपका पहले सवाल पे कमेंट कि क्या पेरेंट्स को इतना बाइनरी होना चाहिए कि बच्चा आपसे घबराने लगे कि उसको पता है आपने इजाज़त नहीं देनी या आपके लिए वो अनएक्सेप्टेबल होगा तो वो आपसे छुपके चीज़ें करने लगे? यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, बाउंड्रीज। वर्ड बाउंड्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
पेरेंट्स जो है वो ट्रस्ट के साथ बाउंड्री जब बना लेते हैं ना, रेदर देन कि वो रिएक्शन दे, तो बच्चा बाउंड्री को एक्सेप्ट करने लगता है विद द टाइम। लाइक छोटी छोटी बाउंड्रीज आप जब बनाते हो, पेरेंट्स अपनी भी बनाए और बच्चे की भी बनाए। और हमने ये जो है एक्सपेरिमेंट की नहीं है, बल्कि हमने बच्चों के साथ प्रैक्टिस किया। अब तो इस पर रिसर्चेस भी हैं, क्योंकि बच्चे आजकल के बाउंड्रीज के ऊपर बहुत क्वेश्चन करते हैं कि आपने हमसे टैब ले लिया, हमारी बाउंड्री क्रॉस की। तो पेरेंट्स भी अपनी कुछ बाउंड्री सेट जब कर लेते हैं, तो डेफिनेटली उनके बीच में ऐसी डिस्कशन आने से पहले डेफिनेटली बच्चे को भी पता होता है कि बाउंड्री क्रॉस हो रही है। दूसरी चीज, मैं जो आपने दूसरा एक पॉइंट रेज किया, मैं इस पर आंसर करना चाहूंगी कि अपडेटेड पेरेंट्स का होना बहुत जरूरी है। सिद्रा, पेरेंट्स जो है वही, अगर हम पुरानी ट्रेनिंग लेके चल रहे हैं तो आजकल के बच्चों के माइंडसेट के साथ हम मैच नहीं कर पाते। जैसे भी एक पेरेंट ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें बच्चों के लेवल पे आना पड़ता है, उनका लेवल एज अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए डेफिनेटली, और एज एरा है, उस एरा के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वजिया, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना पड़ रहा है, लेकिन जो पॉइंट आपने रेज किया ना ऑफ सेटिंग बाउंड्रीज, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हमारी हर रिलेशनशिप, तमाम इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए बाउंड्रीज सेट करना, उनको अपहोल्ड करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बाउंड्री से आपके जहन में क्या आता है? एक बार्ब्ड इलेक्ट्रिक वायर या कोई ऐसी हद जिसको निगोशिएट किया जा सकता है, जिसको बैठ के समझाया जा सकता है। हाउ डू यू सेट बाउंड्रीज विद चिल्ड्रन? इसके लिए कई दफ़ा हमें मुख्तलिफ, हम देखते हैं कि दौर में ना एडवाइस अलग अलग होती है। कुछ लोग कहते हैं कि स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, ये बड़ी पुरानी कहावत है कि अगर आपने बच्चे पे सख्ती ना की तो आप उसको बिगाड़ देंगे। दूसरी तरफ कहा जाता है कि भाई आप अपने बच्चों से दोस्ती करें, आप उनके साथ एक दोस्ताना माहौल रखें। अगेन अ लॉट ऑफ पीपल विल क्वेश्चन कि अगर बच्चे से दोस्ती हमने करनी है तो फिर बच्चे की पेरेंटिंग कौन करेगा? सो आई मीन दिस इज़ देयर इज़ नो स्ट्रेट आंसर्स इन दिस, लेकिन लोगों के एक्सपीरियंसेस जानते हैं। ज़ुबिया, आपके लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ क्या थी, या सबसे ज़्यादा मुश्किल दौर पेरेंटिंग का कौन सा था? आई थिंक टीनेज ईयर्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा शॉकिंग, और क्योंकि उसमें बच्चे डेवलप हो रहे होते हैं, ग्रो हो रहे होते हैं, उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी होती है। तो आपको लगता है कि ओके, जब ये छोटे होते हैं तो आप जो भी कह दें, जो समझाएं, मतलब वो टाइम होता है जब आप उनको टीच कर रहे होते हैं चीज़ें, आप उनको समझा रहे होते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से, और बच्चे बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं टू लिसन एंड टू अंडरस्टैंड एंड टू फॉलो थ्रू। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं और टीनेज ईयर्स में आते हैं, और एंड फेयरली सो, क्योंकि हमने भी ये किया है, जब हम बड़े हो रहे थे तो हम भी सोचते थे कि भाई मेरा ये तरीका है, मुझे इस तरह करना है। ज़रूरी नहीं है कि लास्ट जनरेशन को हर बच्चा जो है वो बिल्कुल ही और फॉलो करना भी नहीं चाहिए। आई क्वेश्चन दिस, मुझे कभी कभी लगता है कि जब हम बच्चे को कहते हैं ना मेरा बड़ा प्यारा बच्चा है, मेरा बड़ा अच्छा बच्चा है, वी ऑफन सी द चाइल्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ अस। हम उसके साथ वाइकेरियसली अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं कि जी जो ख्वाब हम नहीं कर सके वो बच्चा पूरा करे। लेकिन इसके साथ साथ हमें जो चीज़, जो मैं आपकी बातों से सुन पाई हूँ, हमें जो चीज़ उसके बारे में सबसे ज़्यादा पसंद है वो है कंप्लायंस, कि वो मेरी बात सुन ले। मैं जो उससे कह रहा हूँ, मैंने कहा उठ जाओ तो उठ जाए, मैंने कहा खा वो तो खा हर दो तो खा दो। रिलेशनशिप में है ना, वो तो स्पाउसल रिलेशनशिप में भी है कि मेरी बात सुन लो बस नहीं, लेकिन सुनना इज लिसनिंग। यहाँ है कंप्लायंस कि मैं एक जो आपको मैंने जिस तरह कहा है बस वैसे वैसे कर लो। जहाँ बच्चा उससे जरा उलट जाने की कोशिश करता है तो हम कहते हैं ये बिगड़ गया। देखिए, पेरेंट्स में बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ एक अलग रिलेशन विद द फादर और अलग रिलेशन विद द मदर वैसे ही होता है बच्चों का। तो आपको इस तरह से एक बैलेंस रखना चाहिए ज़रूर, जिसके अंदर एक पेरेंट जो है वो ज़रा ज़्यादा रूल्स और ये सारे फॉलो करवा रहे हैं, और एक पेरेंट जो है वो लीनियंट है। जैसे हमारे केस में माय हस्बैंड इज़ वेरी लीनियंट, ही इज़ फ्लेक्सिबल। इन मोस्ट केसेस फादर्स आर लीनियंट, डिसिप्लिनिंग की तो सारी जिम्मेदारी माओ को दे दी है। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, होने दो ये वो। एंड आई एम लाइक, क्या मतलब ये बात हो चुकी थी कि इस तरह नहीं और इस तरह, राइट? और फिर अच्छा, ये वैसे बात भी वैसे भी होने चाहिए, राइट। साइंस इस बात को भी प्रूव करती है कि मुख्तलिफ स्टडीज़ की गई, उसमें जो चीज़ उभर कर आती है पेरेंटिंग स्टाइल्स में कि माँ की प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट होती है। वो हर एक इन्वायरमेंट को इस तरह देखती है कि अच्छा यहाँ डेंजर तो नहीं है, यहाँ मेरा बच्चा महफूज है, इसने खा लिया, ये साफ़ सुथरा है, इसको कोई डिस्कम्फर्ट ना हो। ऑन द अदर हैंड जो प्राइमरी चीज़ आप अपने फादर से सीख करती है एक औलाद, वो एडवेंचर होता है, वो फन
फ़न टाइम होता है। तभी आप देखिए कि माँ पूरा दिन अगर आपको खिलाती है तो करती है, लेकिन मोस्टली बच्चों का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो एट टाइम्स फादर का नाम होता है या उनको पुकारना होता है, बिकॉज दैट इज़ वेयर दे गो फॉर फन, और माएँ बेचारी कंप्लाइंस चाह रही होती हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने सुनी सफ़ीना, और कल मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी तो उसमें कहा, किसी ने ऐसे ही बात करते करते कहा कि भाई एक ही घर में 2 बच्चे होते हैं, वो कितने मुख्तलिफ हैं, हालांकि एक ही जैसे माँ बाप ने उनको, यानी एक ही सेट ऑफ पेरेंट्स ने उनको रेज़ किया, जिस पे फौरी तौर पे इस एक्सपर्ट ने उनको रोक कर कहा कि नो, दैट इज़ नॉट ट्रू. How you show up in every relationship is different. Like, although you may have 2 children, लेकिन आप हर एक के लिए एक मुख्तलिफ माँ हैं, वो अपने जहन से आपको एक्सपीरियंस करें, एंड इवन यू आर शोइंग अप वेरी डिफरेंटली. डू यू नोटिस कि आप अपने बच्चों में अनजाने, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली फ़र्क बहरहाल करते हैं हम लोग? आई थिंक ऐसा वैसे भी जेंडर के हिसाब से भी डिफरेंट रिलेशनशिप होती है, आपकी बेटी के साथ डिफरेंट होगी, आपके बेटे के साथ डिफरेंट होगी. फिर मुझे लगता है कि वी ऑल्सो चेंज एज पीपल. तो कुछ टाइम शायद जो मैंने अपनी बेटी, मेरी बड़ी है, उसके साथ गुजारा, उस वक्त आई वॉज अ डिफरेंट पर्सन, अ डिफरेंट मदर. थोड़े टाइम के बाद ही 4 साल का डिफरेंस है, बट यू नो रियलाइज़ करते करते 7-8 साल हो जाते हैं, तो उसमें आई थिंक हो जाती है थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट डिफरेंट. बट एट द सेम टाइम आई थिंक एज अ पेरेंट हमें भी कॉन्शियस रहना चाहिए कि क्या हम किसी एक बच्चे के साथ ज़्यादा लीनियंट हो रहे हैं, क्या किसी एक बच्चे की मिस्टेक्स को ज़्यादा प्रोमिनेंट हमने अपने जहन में किया हुआ है. तो आई थिंक बेसिक एंड यू नो इम्पॉर्टेंट एडवाइस इज़ कि आप सिर्फ कॉन्शियस रहें. ये अगेन ये फ्रेंडशिप और ये सब कुछ भी बिल्कुल सही है, बट मैं हमेशा अपनी बेटी को ये बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ कि आई कैन बी अ गुड फ्रेंड बट आई माइट बी अ बैड पेरेंट. क्योंकि दोस्ती में शायद मैं किसी चीज़ से मना ना करूँ, मगर फिर वो एज अ मदर मुझे कहीं कहीं बाउंड्रीज तो रखनी है. मुझे बताओ, इज दिस गुड एडवाइस जो हम अक्सर लोगों को दे रहे होते हैं ना, कि एम्पथाइज, पुट योर सेल्फ इन द अदर पर्सन शूज़. अब आपके लिए शायद ये आसान हो, क्योंकि आज अगर आप 30 साल के हैं तो कभी आप 15 साल के रह चुके हैं. एक 15 साल का बच्चा तो कैन नॉट पुट हिमसेल्फ और हर सेल्फ इन द शूज़ ऑफ अ 30-year-old. लेकिन इज़ दिस बैड एडवाइस टू अ पेरेंट? क्या मैं हर वक्त एक 15 साल के बच्चे की तरह सोचूं? तो इज़ दैट गुड, बैड? व्हाट्स योर ओपिनियन? बर्डन ऑफ एम्पैथी तो पेरेंट के ऊपर ही आना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो हमारे पेरेंट नहीं है, तो हमें ज़्यादा समझना चाहिए कि बच्चा क्या सोच रहा है. बट आई थिंक पार्ट ऑफ पेरेंटिंग ये भी है कि उनको भी रियलाइज़ करवाया जाए कि क्या लेबर यूज़ होता है एक माँ की तरफ से, एक बाप की तरफ से, हम क्या कर रहे हैं उनके लिए. ये नहीं कि बार बार जताया जाए, बट आई थिंक डेली लाइफ में इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिमाइंड देम ऑल्सो कि वी वांट द बेस्ट. ऑब्वियसली उनके लिए हम बहुत बेहतरीन चाहते हैं, और अगर हम किसी बात से मना कर रहे हैं तो उसकी कोई वजह है, और वो वजह एक्सप्लेन भी की जाए. बट दैट इज़ गुड पेरेंटिंग एडवाइस. लेकिन इसी चीज़ को जब हम इन प्रैक्टिस देखते हैं सफ़ीना, तो हमें बहुत और एग्जांपल्स मिलती हैं. मिसाल के तौर पे अक्सर घरों में जब बच्चों की पिटाई होती है या उनको डांट या उस पर कोई किस्म की सख्ती होती है, तो हम पलट कर उनको कहते हैं, अगर तुम ये ना करते तो मम्मा को गुस्सा ना आता. जैसे वी आर मेकिंग दिस 8-year-old और दिस 10-year-old इन चार्ज ऑफ आवर इमोशंस. हमें अपने ऊपर इमोशनल कंट्रोल नहीं है. हमें गुस्सा आया, हमने डांट लगाई, हमने मार किया या हाथ उठाया, उसकी सारी जिम्मेदारी हमने बच्चे पे डाल दी कि अगर तुम ऐसा ना करते तो मुझे गुस्सा ही ना आता. सो वी आर नॉट टीचिंग आवर चिल्ड्रन हाउ टू रेगुलेट देमसेल्व्स इमोशनली. तो यहाँ अगर बच्चा आपको कहे ना कि आप गुस्से में बिल्कुल एक मोगैम्बो बन जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही होगा. वजिया क्या कहेंगी, आर वी टीचिंग आवर चिल्ड्रन टू बी इमोशनल, टू रेगुलेट देयर इमोशंस? इसको हम गिल्ट ट्रिप पेरेंटिंग भी कहते हैं, कि गिल्ट ट्रिप आप बच्चे के अंदर कर रहे हैं. और एक चीज़ मैं ऐड करूंगी, कितने एडल्ट्स हमारे पास आते हैं जिनके बचपन में ऐसे पैटर्न्स पेरेंट्स से रखे होते हैं, वो बड़े होके भी दूसरों के साथ दूसरों की गलतियों की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले लेते हैं. तो जो गिल्ट ट्रिप पेरेंटिंग है, ये जो रिलीजियस हम गिल्ट डाल देते हैं कि रिलीजियस गिल्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग हम पेरेंटिंग में डाल देते हैं कि गॉड जो नाराज हो जाएगा आपने ऐसे किया. तो राइट एंड रॉन्ग डिसीजंस में हम कहीं ना कहीं कंडीशनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की जो अपनी सोचने की सलाहियत है, जो डिसीजन लेने की सलाहियत है, वो बहुत इफेक्ट होती है. और गिल्ट ट्रिप स्पेशली रिलेशनशिप्स में बहुत इफेक्ट करता है, पार्टनर के रिलेशनशिप में बहुत इफेक्ट करता है, और ऐसे लोग बहुत इजीली मैनिपुलेट होना शुरू हो जाते हैं. बिल्कुल सही. मुझे ये भी बताएं वजिया, जो मैंने पहला सवाल सफीना से किया था बर्थ ऑर्डर का, आप अक्सर देखेंगे कि इससे मीम्स और वो भरे पड़े हैं कि पहला बच्चा बड़ा कंप्लायंट होता है, बात भी सुन लेता है, आपका भी वो प्रोजेक्ट होता है, आप उसकी दफ़ा भी बड़े स्ट्रिक्ट पेरेंट होते हैं. दूसरा बच्चा और फिर तीसरा बच्चा आपको ना को चने चबा देता है. इसकी क्या वजह है? अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐड करूंगी कि उसमें पेरेंटिंग स्टाइल्स भी चेंज होते हैं.
हाँ। जैसे आपने बात की ना कि एक ही घर में जो है बच्चे जो है डिफरेंट है, लेकिन जो पेरेंटिंग तो सेम हो रही है, इससे मैं थोड़ा डिसएग्री इसलिए भी करूंगी कि पेरेंट भी पेरेंटिंग डिफरेंट कर रहे होते हैं। बिल्कुल। फर्स्ट चाइल्ड को, और पेरेंट ही खुद एडमिट भी आप करते हैं, क्योंकि हमारे पास अब इस दौर के जो पेरेंट्स हैं वो वेल अवेयर पेरेंट्स हैं, वो खुद मेंशन करते हैं कि पहले बच्चे को हमने बहुत तवज्जो दी, दूसरे बच्चे को हमने कहीं ना कहीं निगलेक्ट किया या कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया, और थर्ड जो बच्चा है उसको हमने बहुत ही ज्यादा टेंशन दी क्योंकि अब उसके बाद एक्सपीरियंस हो गया हमें। हाँ। तो पेरेंटिंग स्टाइल भी बहुत वेरी करता है। फिर ये भी वेरी करता है कि एट टाइम्स पहले बच्चे की बाहर होम एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, कई दफा जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, आपके बच्चे की दफा पेरेंट्स सेक्युलर या न्यूक्लियर फैमिली सेटअप में आ चुके होते हैं, तो बहुत सारे पैटर्न्स को भी हम देखते हैं पेरेंटिंग। लेकिन रिबेलियस कौन सा बच्चा होता है, जो हमारा आज का मौजू है कि भाई मुझे पता है, मुझे नहीं परवाह आप क्या सोच रहे हैं, ये वाली गट्स सबसे ज़्यादा किस बच्चे में होती है? फर्स्ट बॉर्न में, मिडिल चाइल्ड में, या आखिरी बच्चे में? ये मोस्टली लास्ट बॉर्न में देखिए। लास्ट बॉर्न बच्चा होता है वो जो है वो बाकियों की भी एक्सपीरियंस ले रहा होता है, बड़े भाई के जो बड़ा भाई बहन भाई है या मिडिल है उनको देख के बड़ा हो रहा होता है, तो वो भी एक्सपीरियंस ले रहा होता है, उनकी गलतियों से सीख रहा होता है। यानी उस बच्चे को आधा तो उसके बड़े बहन भाई पाल रहे होते हैं, आपने कई शरारतें उसको सिखानी नहीं है, वो कैबलरी उसको सिखानी नहीं है, और वो जो आजकल मीम चल रही है ना, बल्लू आपकी शेर जेल से फरार, ये वो वाला बच्चा होता है जो आपकी किसी बात को नहीं मानता, आपके रूल्स को नहीं मानता, और यानी कई दफ़ा आपको थोड़ा सा हार्ड टाइम ये ज़रूर देता है। लेकिन ज़ुबिया मुझे ये बताएं कि पेरेंट्स को जहाँ जहाँ गाइड करने की ज़रूरत है और जहाँ जहाँ जैसे आपने ख़ुद भी कहा कि थोड़ा सा फ्रीडम देने की ज़रूरत है, इसमें हम गलती कहाँ करते हैं, आपने जो नोटिस किया? जी, आई फील कि बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके घर के अपने एक फैमिली के एक सेट रूल्स होते हैं, चाहे वो फर्स्ट बच्चा हो चाहे वो सेकंड हो। मेरे दो ही हैं तो मैं थर्ड की बात कर ही नहीं सकती, लेकिन ये कि फ़र्स्ट और सेकंड में मैंने जो हमारे यहाँ के ग्राउंड रूल्स सेम हैं। ये नहीं है कि बेटी है तो वो 11 बजे अगर उसका कट ऑफ टाइम है तो बेटे का 12 बजे कट ऑफ टाइम है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है हमारे यहाँ, ताकि जो है वो ये बात ना हो कि भाई आप उनके साथ ज़्यादा, एक के साथ ज़्यादा लीनियंट हैं, दूसरे के साथ नहीं हैं। तो फ्रीडम और जितनी आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी जो आपको देनी चाहिए एज एन इंडिविजुअल आपको देनी चाहिए, नो मैटर फर्स्ट बॉर्न हो, सेकंड बॉर्न हो, बॉय हो, गर्ल हो, हर एक का ये हक है एज एन इंडिविजुअल। और आपको अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सप्रेस करने का रूम भी देना चाहिए, और कई इसमें बड़ी गलत आपको ज़रूर देनी चाहिए। कई गलत चीज़ें हमारे माशरे में हो रही हैं, ख़ास तौर पे जो कई दफ़ा ये भी होता है ना कि जो हमें नहीं मिला वो वाले ट्रॉमास को ज़रा करेक्ट करना हमारे लिए भी मुश्किल होता है। हमें भी वही पेरेंटिंग स्टाइल्स पता हैं, जैसे हमारे घरों में जब हम बच्चे थे तो प्रिवेसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बिल्कुल नहीं था, दरवाजे बंद नहीं हो सकते थे, कुंडी नहीं लगाई जा सकती थी, ये लाइक ऐसा क्या कर रहे हो, तो इंटरप्शंस एंड अ फुल हाउस होल्ड वॉज द ऑर्डर ऑफ द डे। अच्छा जी, मैं कोई हतमी राय या स्टडी का यहाँ पे जिक्र नहीं करूँगी, लेकिन आम तौर पे जितनी मेरी गुफ्तगू होती है अपने दोस्तों से, तो एक ख़ास एज, कट ऑफ एज हमारे जहनों में होती है। हमें लगता है कि टीन एज तो इन पाकिस्तानी कल्चर इज़ टू यंग। हमें नहीं लगता कि एक 18 साल का, 19 साल का बच्चा या बच्ची फुली एक एडल्ट है, वो तमाम उसको गाइडेंस की ज़रूरत है, ये हम मानते हैं। बल्कि कई पेरेंट्स इस एज को स्ट्रेच करके 20-21 साल पे भी ले जाएंगे। उनको लगता है कि नहीं, जब तक ये ग्रेजुएट ना कर ले तब तक भी नहीं, और उसके बाद भी उसके कई फैसलों को आप ऐसे ही रद्द करेंगे कि नहीं, लाइफ पार्टनर तुम खुद नहीं चूज़ कर सकते, तुम्हें क्या पता तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है और किसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। तो वहाँ तो मामला बिल्कुल ही उलट है। लेकिन मेरा पहला सवाल मेरे पैनल से यही होगा, एंड सफ़ीना मे बी आई कैन बिगिन दिस वन विद यू, कि वो कौन सी एज है जहाँ आपको लगता है कि पेरेंट्स शुड स्टार्ट एक्टिवली थिंकिंग अबाउट कि बच्चे अब एक फुली फॉर्म्ड इंडिविजुअल एडल्ट्स हैं और उनको अपनी ज़िंदगी के सारे नहीं तो कम से कम 80-90% फ़ैसले ख़ुद करने चाहिए। सिद्रा, मेरे तो अभी बच्चे 11 और 15 हैं, बट आई थिंक इन आवर हाउस होल्ड हम बच्चों को काफ़ी एम्पावर करते हैं और काफ़ी उनसे पूछते हैं कि आपको क्या सही लगता है, और अगर कुछ उनको समझाना भी हो तो वो हम बाय एग्जांपल लीड करने की कोशिश करते हैं। बट आई कैन गो बैक टू व्हेन आई वाज यंगर, एंड आई थिंक मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही थे। तो मैंने एज 15, 16, 17, 18 में खुद से ट्रैवल किया है। आई हैव बीन अब्रॉड टू यूनिवर्सिटी। तो उस वक्त भी आई थिंक मेरे पेरेंट्स का ये हिसाब नहीं था, तो मुझे वो दूसरी पेरेंटिंग इतनी नज़र भी नहीं आई है। सो मे बी अ गुड टाइम टू डू दैट इज़ 18। उससे पहले भी आई थिंक कुछ बच्चों के हाथ में भी थोड़ी सी डिसीजंस वैसे ही दे देनी चाहिए
for them to make their own mistakes as well. Exactly. They can come to you, but at the same time उनको ये देना चाहिए at least इतनी permission. और अपनी तरबियत पे भी आपको यकीन होना चाहिए. अच्छा, मिसाल के तौर पे सफीना, इसी बात को थोड़ा सा अगर बढ़ाते हैं आगे, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, प्रोफेशनल चॉइसेस, हम बहुत सारे पेरेंट्स स्कूल बनने की कोशिश करते हैं. उनको लगता है कि हाँ बेटा तुम वो करो जो तुम्हारा दिल चाहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको शायद गुर्बत से डर लगता है. उनको लगता है कि यार बस पैसे अच्छे कमाने चाहिए, बाकी ठीक है चलो कुछ भी कर ले. और थोड़ा सा सोशल स्टेटस भी उनके लिए मैटर करती है कि भाई मेरे दोस्त अहबाब जानने वालों में अगर वो मायूब ना समझा जाता हो वो प्रोफेशन. ये 2 क्राइटेरिया मुझे लगता है कि उनके पास होते हैं. लेकिन क्या ये डिसीजन एंटायरली बच्चे पे छोड़ा जा सकता है या छोड़ना चाहिए? आई थिंक गाइडलाइंस देनी बहुत ज़रूरी हैं. देखिए सिद्रा, जब हमारी मेरी शादी हुई तो उस वक्त वी वर वेरी यंग, और उस वक्त ये होता था कि अच्छा बस यूनिवर्सिटी ख़त्म कर लें, करियर तो देखा जाएगा. सो आई थिंक आई फाउंड माई करियर मच लेटर. बट बच्चों को हम यही समझाते हैं, बेटी बेटे दोनों को, कि एक तो आप एक प्रोफेशनल डिग्री लेने की तरफ काम करें, और उसके बाद अगर कोई आपका पैशन है दैट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू अ करियर. आजकल तो देखिए म्यूजिक स्कूल है, एक्टिंग स्कूल है, उस ज़माने में तो ये चीज़ें आप परसू नहीं कर सकते थे. थोड़ा सा पेरेंट्स को ग्रोथ माइंडसेट पे भी आना पड़ेगा, और साथ साथ अपने जो अगर ख्वाब ऐसे हैं जो पूरे नहीं हो सके, उनके लिए भी सेकंड चांस. डोंट लिव वाइकैरियसली थ्रू योर चिल्ड्रन. अपने ख्वाबों को खुद पूरा करें. डॉक्टर, इंजीनियर वाले ड्रीम्स थोड़े से मेरा हमेशा से ख्वाब था मैं काला कोट पहनूं, बच्चे को बना दिया. सही इरिटेट करती है अगर कोई बच्चा बोल रहा है यूट्यूबर बनना है तो वो भी बेशक बाद में आप कर लें, बट फर्स्ट फोकस. अच्छा, यहाँ पे वही वाली ना, बिकॉज वी आर मिलेनियल्स, तो हमें लगता है वो जो हमारा माइंडसेट है ना कि यार डिग्री होनी चाहिए, पहले एक सॉलिड करियर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हॉबीज़ हैं. बट कमिंग टू यू वजिया, मुझे ये बताएं कि अपार्ट फ्रॉम करियर्स, रिलेशनशिप्स, यानी कहीं ना कहीं अब हमारी अर्बन लाइफ में इसकी स्पेस बन गई है. वैसे तो बहुत सारे लोग शादी ही नहीं कर रहे हैं. दूसरी तरफ जो शादी कर रहे हैं वो पसंद की शादी करना चाहते हैं. ऑब्वियसली ज़माना ऐसा है कि आप दूसरी जेंडर से इंटरैक्ट करते हैं. अपनी ज़िंदगी का पार्टनर चूज़ करने का इख्तियार 100% बच्चे के पास हो, एक मिला जुला जॉइंट डिसीजन हो, या ये डिसीजन पेरेंट्स पे छोड़ देना चाहिए? आपकी क्या राय है? ये बहुत राइजिंग इशू है और टॉपिक है, बिकॉज बहुत सारे ये चीज़ें रिपोर्ट की जा रही हैं. अपना सिर्फ क्लिनिक में, जनरली भी हम देखते हैं, दोस्त अहबाब में भी ये बहुत कॉमन एक क्वेश्चन आ रहा है. इसमें मैं हमेशा एक चीज़ देखती हूँ कि मिडिल ग्राउंड में रहना बहुत ज़रूरी है. अगर पेरेंट्स बिल्कुल अपनी चॉइस का करते हैं तो स्पेशली मैंने देखा है कि पेरेंट्स पे ये छोड़ दिया जाता है. कोई इशू भी हो तो उसको रिजॉल्व नहीं किया जाता कि आपने अपनी मर्जी से की है. ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट है. इसी तरह से बच्चा जब अपने लिए कोई स्टैंड ले रहा है या कोई एडल्ट अपने लिए स्टैंड ले रहा है, तो पेरेंट्स जो हैं उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं, रेदर देन कि देखें कि अगर पसंद किया तो उसकी रीजंस क्या हैं. जैसे अभी पेरेंट भी एक बात करी थी कि जब बच्चा कोई डिसीजन ले तो उसकी चॉइसेस के ऊपर बात करें, रीजनिंग के ऊपर बात करें, कि वो उस चीज़ को एक्सप्लोर करें. लेकिन हमारे यहाँ दोनों साइड्स को जब एक स्ट्रीट पे देखते हैं तो वहाँ पे क्लैश होता है. क्लैश क्या होता है? पार्टनरशिप पे. शादी के बाद पार्टनर्स के बीच में क्लैश ज़्यादा हो जाता है. तो इसमें मिडिल ग्राउंड पे रहना ज़रूरी है कि पेरेंट्स का भी डिसीजन देखा जाए, और जो एडल्ट है वो अपने लिए जो चॉइस कर रहा है उसके ऊपर भी ग्राउंड सेट करे कि वो किन ग्राउंड की बेसिस पे एक पर्सन को चूज कर रहा है. अच्छा, ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे की है वजिया, कि अगर ये बाइनरी हो ना कि जी लड़की अम्मी की पसंद की है या लड़की मेरी पसंद की है, तो मुझे लगता है दोनों जो ग्रीव पार्टी होती है ना, जिसको लगता है कि यार मेरी पसंद तो इसमें पूछी ही नहीं गई, वो इसको एज अ चैलेंज ले लेते हैं. यानी पेरेंट्स भी बैठ के देख रहे होते हैं, अच्छा है इन्होंने बड़ी लव मैरिज कर ली है, देखो ये कब तक चलती है, हमने तो कहा था ये एक मौजूद रिश्ता नहीं है. इसी तरह अगर बच्चे के ऊपर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के अपनी औलाद से कहीं पे उसकी शादी करा देते हैं, कहीं उसको घूंटे से बांध देते हैं, वो भी एज अ चैलेंज लेता है कि अच्छा मेरी मर्ज़ी नहीं पूछी थी ना, तो देखो अब मैं क्या करती हूँ या करता हूँ. तो ये जो दोनों खींचातानी है, इसमें कितनी ज़िंदगियाँ तबाह होती हैं ज़ुबिया, ये हम नहीं सोचते हैं. बिल्कुल नहीं सोचते हैं. अब आप देखें यहाँ पर ग्रोन अडल्ट्स हैं जो कि कहते हैं कि अम्मी से पूछ लेता हूँ. ये अम्मी बड़े दिल से आई है, ये वाली चीज़ आपको बड़ी बॉदर करती है. बिल्कुल, हाँ ये करती है बॉदर. हाँ. बल्कि मेरे साथ के लोग भी हैं, औरतें भी हैं जो कि कहती हैं समझ ही नहीं आ रहा कि हाउस हेल्प को क्या जवाब दूँ. हाँ. अम्मी अमेरिका गई हुई हैं. हाँ. उनको फ़ोन करती हूँ, उनसे पूछूंगी, रात को फ़ोन करूंगी, उनका सुबह होगी, ताकि मैं उनसे पूछ सकूँ कि मैं क्या जवाब दूँ. तो मतलब मैं हैरान हो जाती हूँ कि ऐसा भी होता है. हाँ. तो बेसिकली ये तभी होता है जब आप डिसीजन मेकिंग में बिल्कुल भी अपने बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करते, विच इज़ ऑब्वियसली फिर बाद उनकी आदत ही नहीं बनती टू मेक डिसीजंस. एंड व्हेन जब उनको लेने पड़ते हैं देन दे आर ऑल द टाइम नर्वस.
कि हम सही डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच ज़ूबिया, सफ़ीना एंड वजिया फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन टुडे। बड़ा अहम है और ये बड़ा डेलिकेट बैलेंस है। इट्स नॉट अ वन शू साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन। ज़िंदगी के मुख्तलिफ उतार चढ़ाव में आपको कहीं स्पेस देनी पड़ेगी, कहीं बच्चों का अपना डिसीजन होगा, आप चाहेंगे कि वो बेहतरीन डिसीजन ले। देखिए पेरेंट्स की तो ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे को कभी तकलीफ़ ना हो, तो वो एक प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट है जिसकी वजह से यू वांट टू टेक ओवर ऑल देयर डिसीजंस, मेक थिंग्स नाइस एंड अमेजिंग फॉर देम, लेकिन अलाउ देम टू दे मेक देयर मिस्टेक्स। नोबडी इज़ गोइंग टू गो थ्रू लाइफ अनस्कैथेड। आपको कहीं ना कहीं तकलीफ़ का भी सामना करना है, रंज गम को भी करना है। आर रोल एज पेरेंट्स इज़ कि हम बच्चों को इतना एम्पावर और इनेबल कर सकें क्योंकि वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ उतार चढ़ाव में बिखरे ना और उसका सामना कर सकें। सो आई होप दैट यू आर ऑल्सो डूइंग द सेम फॉर योर चिल्ड्रन। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें एंड डू सेंड मी योर कमेंट्स एंड फीडबैक अबाउट द कॉन्वर्सेशन टुडे। खुदा हाफिज़।